Hello students, I am Murli sir from New English Junior College. Welcome you on our own YouTube channel, New English High School and Junior College. In our last lecture, we have studied the introduction about dissolution of partnership firm. Today, we shall study a problem on this topic. So this is a sum number 3. Rajiv and Sanjeev are partners sharing profits and losses equally. They decided to dissolve their firm on 31st March 2019. The balance sheet of the firm on 31st March 2019 was as under. सम में हमको बैलेंस शीट दिया हुआ है. हर एक सम ऐसे ही रहेगा जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था. बैलेंस शीट दी रहेगी और below that some adjustment will be given. तो बैलेंस शीट में हमें क्या दिया हुआ है? राइट हैंड साइड एसेट्स, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज. बैलेंस शीट ऐसे ही होती है. एसेट्स में दिया हुआ है बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर 6,000, डेटर्स 18,000, स्टॉक 20,000, बिल्स रिसीवेबल 2,000, कैश 6,000. On the liability side, the liabilities are reserve fund 8,000, creditors 12,800, bills payable 7,200, capitals of Rajiv 20,000, Sanjeev 24,000. तो पहले जो हमारी स्टेप रहेगी उस स्टेप में क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर स्टेज. लेकिन देखिए हमें नीचे पूछा क्या हुआ है? द एसेट रियलाइज्ड एज अंडर. स्टॉक रुपीज 18,400. रियलाइज का मतलब होता है सोल्ड आउट. हमने एसेट्स को सेल किया है और हमें पैसे मिले हैं. रियलाइज का मतलब है एसेट सोल्ड एंड कैश रिसीव्ड. तो हमने एसेट सेल की है और पैसे हमें मिले हैं. कितने मिल रहे हैं? कौन सी एसेट से बता रहा है? स्टॉक रुपीज 18,400, डेटर 16,600, बिल्स रिसीवेबल रुपीज 1,980. 3 एसेट्स फर्म बेच रही है और उन्हें जो पैसे मिल रहे हैं स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल से. संजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर रुपीज 18,000. संजीव जो है वो बिल्डिंग लेके जा रहा है. एंड राजीव एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर रुपीज 5,400. टोटल हमें 5 एसेट्स दी हुई है. जो 6 नंबर वो तो कैश है. बाकी जो एसेट्स थी हमारे बैलेंस शीट में, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल. देखो कैश को तो हम सेल नहीं कर सकते. कैश तो कैश होता है और अदर एसेट्स को हम सेल करते तो पैसे मिलते हैं. तो कैश को थोड़ी बेचकर हम कैश लेंगे. इसे कैश नेवर बी सोल्ड. तो कैश जो रहता है वो हार्ड कैश होता है, मनी होता है, उसको हम सेल नहीं कर सकते. बाकी एसेट्स को सेल करेंगे. जो हमको 5 एसेट्स दी हैं उसको बेचेंगे तो उसमें से पैसे आएंगे और उन पैसों से हम क्या करेंगे? लायबिलिटीज को पे करेंगे. तो 5 एसेट्स के बारे में लिखा हुआ है. 3 एसेट्स मार्केट में बेच रहे हैं और उनको पैसे मिल रहे हैं. और बाकी जो 2 एसेट्स है उस एसेट्स में से एक एसेट यानी बिल्डिंग इज टेकन ओवर बाय संजीव. और फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय राजीव. 5 एसेट्स पूरी हो गई. आगे दे रहा है द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 600. मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है कमीशन ऑफ द एजेंट्स. जो ये एसेट्स 3 बिकी थी, जो हमने सेल की थी, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ा? कुछ एजेंट्स को कमीशन पे करना पड़ा और वो कितना है? 600.
तो ये हमारा एक्सपेंसेस है। हमें फाइनली करना क्या है, पास जर्नल एंट्रीज एंड राइट ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सब में दोनों पूछ रहा है, एंट्रीज भी बोलता है पास करो और अकाउंट भी बोल रहा है बनाने को। लेकिन जर्नली हमारे बोर्ड एग्जाम में या तो जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है या तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोलता है। ये फर्स्ट सम है, बेसिक सम है, जिसमें हम दोनों बातें करेंगे, जर्नल एंट्रीज भी करने वाले हैं और उसके साथ साथ लेजर अकाउंट भी ड्रॉ करेंगे। तो आज हम पहले जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। देखना आप इसमें आपने एक बात देखी होगी, हमें लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया गया। लायबिलिटीज मतलब कौन सी, जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है जिनको पे करना था। देखिए यहाँ पर रिजर्व फंड जो रहता है वो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होती है। देखो मैंने स्पॉटलाइट कर दिया है ये रिजर्व फंड को। रिजर्व फंड हमारी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होती है। रिजर्व फंड क्या होता है, रिजर्व फंड का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनर्स। बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट कमाए जाते हैं सबके सब हम यूटिलाइज नहीं कर देते, उनमें से कुछ पोर्शन प्रॉफिट्स का हम साइड में रखते जाते हैं, फ्यूचर में हमें वो प्रॉफिट्स काम आते हैं। किसके लिए काम आते हैं, जब इतने सारे लॉसेस हैं उनको पे करने के लिए, या तो हमें अगर हमारा बिजनेस बढ़ाना होता है, एक्सपांड करना होता है, तो उस समय ये रिजर्व फंड काम आते हैं। या कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, उस टेक्नोलॉजी को हम अपने बिजनेस में भी यूज करना चाहते हैं, उस समय रिजर्व फंड काम आते हैं। तो जो रिजर्व फंड है ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है पार्टनर्स के, जो उन्होंने साइड में रखे हुए हैं। सॉरी। तो ये जो रिजर्व फंड है ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, इनको पे करना नहीं होगा। हाँ, बाकी फर्म तो अभी बंद हो रही है, हम टॉपिक ही वैसा कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अगर फर्म बंद हो रही है, ऐसे केस में क्या होगा, ये जो रिजर्व फंड है पार्टनर्स अपने रेशो में डिवाइड करके ले लेंगे। तो ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, इसको पे नहीं करना है। इनमें से जो पैसा रहेगा पार्टनर्स आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो क्या करेंगे, डिवाइड करके ले लेंगे। बाकी आउटसाइड लायबिलिटी क्या क्या है, एक क्रेडिटर्स है, मैंने स्पॉटलाइट रखा है यहाँ पर। क्रेडिटर्स इज अवर आउटसाइड लायबिलिटी, बिल्स पेबल इज अवर आउटसाइड लायबिलिटी। ये दोनों हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है। अगर ये दोनों हमारे आउटसाइड लायबिलिटी है, इनको सिर्फ हमें पे करना होगा, इनको ही, इन दोनों को ही हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। उसके बाद दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, राजीव और संजीव का, ये कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में ही जाने वाला है, ट्रांसफर होगा। तो अभी हम फर्स्ट स्टेज स्टार्ट करते हैं। वो कौन सी स्टेज है, ट्रांसफर स्टेज। इस स्टेज में क्या करना होगा, एसेट्स को और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना होगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जब एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं उस समय, जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं उस समय हमें क्या करना होगा, जितनी भी एसेट्स होगी उसको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना होगा। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू का मतलब है वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट। जो एसेट्स और लायबिलिटीज में वैल्यू दी हुई है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ बैलेंस शीट वैल्यू कहते हैं, जैसे देखो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है 20,000, तो ये क्या हुआ, बिल्डिंग का बुक वैल्यू है। फिर फर्नीचर का हमें दिया हुआ है, ये फर्नीचर का दिया हुआ है 6,000, ये हमारी बुक वैल्यू है। इस तरीके से जो बैलेंस शीट में दिया होता है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे एट देयर बुक वैल्यू। तो अभी हम पहले जर्नल एंट्रीज के लिए कॉलम ड्रॉ करेंगे।
तो देखिए अभी कॉलम्स कैसे बने हुए हैं। These are the columns of journal entry. ऊपर हम लिखेंगे in the books of राजीव एंड संजीव। देखिए वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, जाजीव लिखा है, एक्चुअली वो राजीव है। राजीव एंड संजीव जर्नल एंट्रीज। पहले पहले जितनी भी हमारे एसेट्स हैं एक्सक्लूडिंग कैश या बैंक बैलेंस, उसको छोड़कर हम सभी एसेट्स को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और हम लास्ट लेक्चर में किया है, तो जब ट्रांसफर करते हैं और वो भी किस पे, बुक वैल्यू पे, तो देखो एंट्री क्या बन रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, ऐसे नहीं लिखना होगा, हमें जितनी भी एसेट्स है सब एसेट्स के नाम लिखने होंगे, जितनी हमारी एसेट्स होगी। तो देखिए हम फर्स्ट एंट्री पास कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये 66,000 बाद में आएगा क्योंकि हमें ये 66,000 वैल्यू दी नहीं हुई है, बाकी क्रेडिट की सबकी देखो वैल्यू दी है हमारे सम में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 6,000, टू डेटर्स अकाउंट 18,000, टू स्टॉक अकाउंट 20,000, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2,000। अभी 66,000 आपने किया है, कहां से आता है, जर्नल का रूल है डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। जितना क्रेडिट है उन सब का हमें वैल्यू दिया हुआ है, उन सबको प्लस करेंगे, जो अमाउंट निकलेगा टोटल वो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमारे सम में 66,000 नहीं दिया है, लेकिन सभी एसेट्स की तो वैल्यू दी है, हमने एसेट्स की वैल्यू डाली, उन सबको टोटल किया, वो क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया 66,000। नरेशन, being sundry assets transferred to realization account। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, जहां पर हमने सभी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद हम अभी ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटीज। हाँ, और एक एसेट थी हमारी कैश अकाउंट, उसको हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं, कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैश का अमाउंट कितना दिया था, 6,000, तो हम इसको कैश अकाउंट में जाकर लिखते हैं। अगर हम लेजर करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे जाके लिखते हैं। और जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है या कैरिड डाउन होता है बैलेंस, उसका कभी एंट्री नहीं होता। तो देखा जाए हमारे अभी एसेट्स ट्रांसफर हो गए हैं, अब हम ट्रांसफर करते हैं लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में जो है हमें क्या ट्रांसफर करना है, पहले जो आउटसाइड लायबिलिटीज थी, कौन कौन सी आउटसाइड लायबिलिटी थी, दो थी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। हमने जनरल एंट्री में किया है, जब लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं एंट्री क्या पास करते हैं, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हम उन लायबिलिटीज का नाम लिखेंगे जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दी हुई है। और वो कौन सी लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज। तो हमारे सम के हिसाब से देयर आर टू आउटसाइड लायबिलिटीज, वन इज क्रेडिटर्स, सेकंड इज बिल्स पेएबल। तो देखिए एंट्री ये एंट्री नंबर 2, creditors account debit, bills payable account debit to realization account। तो creditors account debit है 12,800, bills payable account debit 7,200 to realization account 20,000। ये दोनों आउटसाइड लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। नरेशन देखिए, being sundry liabilities transferred to realization account। अब लायबिलिटी और एक थी, वो क्या थी, जर्नल रिजर्व। और मैंने बताया जर्नल रिजर्व का क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके देना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हमने ऊपर किया है, हमारा पीएसआर क्या था,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, इक्वली हमें स्टार्टिंग में दिया था। मैं रीड करता हूं, राजीव एंड संजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। वो क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे थे, यानी अभी ये इनके प्रॉफिट से वो इक्वली डिवाइड करेंगे। जर्नल रिजर्व कितना है 8000, तो इक्वली लेंगे मतलब कितना लेंगे 4000 एंड 4000। जब ये हम ट्रांसफर करेंगे, एंट्री देखिए, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट राजीव कैपिटल अकाउंट संजीव कैपिटल अकाउंट। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 8000 to Rajiv capital account 4000 to Sanjeev capital account 4000। देखो ये 4000 आया और ये 8000 क्या है, जर्नल रिजर्व का अमाउंट है। ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो गया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नरेशन, being journal reserve transferred to partners capital account। तो ये हो गए हमारी फर्स्ट स्टेज, ट्रांसफर स्टेज, जहां पर मैंने बताया आपको सिर्फ क्या देखना है, बैलेंस शीट देखना है, बुक वैल्यू देखनी है। अब उसके बाद हमारी आएगी सेकंड स्टेज, जहां पर हम किसको कंसीडर करेंगे, नाउ वी शैल कंसीडर द एडजस्टमेंट। अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दी है और उसकी देखिए एंट्री क्या बन रही है। मैं रीड कर रहा हूँ एडजस्टमेंट, द एसेट रियलाइज्ड एज अंडर। मैंने बताया रियलाइज का मीनिंग होता है कैश रिसीव्ड। हमने एसेट्स बेची हैं और उसमें से हमें क्या है, पैसे आ रहे हैं। कौन कौन सी एसेट्स बिकी थी, स्टॉक 18400, डेटर 16600, बिल्स रिसीवेबल 1980। तो firm is selling 3 assets and after selling the assets the firm receive the money। तो अब यहाँ पर हमने एसेट्स सब ट्रांसफर कर दी थी रियलाइजेशन अकाउंट में। अब यहाँ पर एक एक एसेट्स हमें एंट्री में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये तीनों एसेट्स बिक रही है, अगर एसेट्स बेचेंगे तो क्या होगा, हमें कैश मिलेगा। तो एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों एसेट्स का टोटल करेंगे। हमें 18400 स्टॉक से मिला, डेटर्स में से 16600 मिला और बिल्स रिसीवेबल से हमें 1980 रुपीस मिले हैं। तो टोटल फर्म इज रिसीविंग 36,980। तो यहाँ पर आपको एक एक एसेट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, उसको वहां पर पहले ही ट्रांसफर कर दिया था रियलाइजेशन अकाउंट में। हाँ, जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे वहां पर हमें एक एक एसेट्स अलग से दिखानी पड़ेगी। तो एंट्री ऐसे बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 36,980। नरेशन, being assets realized। देखते हैं आगे सब में क्या है। संजीव agreed to take over the building for rupees 18,000। अब जो बिल्डिंग है वो संजीव लेके जा रहा है 18,000 में। देखो एसेट्स के साथ ऐसे ही होगा, या तो एसेट्स मार्केट में बेची जाएगी या तो उसे पार्टनर ले लेगा। अल्टीमेटली फर्म को क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, भले वो मार्केट में बेच के पैसे मिले या पार्टनर लेकर जाए। अगर पार्टनर भी लेकर जाएगा तो उसका नेचुरली पेमेंट करेगा। तो पार्टनर बोल रहा है, संजीव बोल रहा है ऐसे करो, बिल्डिंग आप मत बेचो, बिल्डिंग जो है मैं लेके जा रहा हूँ, हम बाद में उसका हिसाब करेंगे, मेरे अकाउंट में खुद ब खुद आ जाएगा, उसका हिसाब करेंगे हम। तो जो दोनों बातें होगी, या तो हर एक में ऐसे होगा, एसेट्स में भी ऐसे होगा, लायबिलिटीज में से ऐसे होगा। हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में किया है, एसेट्स या तो मार्केट में बेची जाती है या तो पार्टनर लेता है। लायबिलिटीज भी ऐसी होती है, या तो लायबिलिटी फर्म पे करती है या तो पार्टनर पे करता है। इन दोनों टाइप की एंट्रीज आएगी। अब यहाँ पर संजीव लेके जा रहा है, तो देखो एंट्री बन रही है,
संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट 18,000. नरेशन बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव. जो संजीव ने क्या किया, ये बिल्डिंग लिया. उसके बाद एंड राजीव एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर ₹5,400. जो फर्नीचर है वो राजीव लेके जा रहा है. अगर राजीव लेगा तो एंट्री पास होगी. राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट 5,400 बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजीव. इस तरीके से अब हम जो ये स्टेज कर रहे हैं, ये स्टेज कौन सी है, ये स्टेज है रियलाइजेशन स्टेज. हमने जो पहले किया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री की थी वो हमारी ट्रांसफर स्टेज थी, जहां पर हम बैलेंस शीट के जो अमाउंट्स हैं, बैलेंस शीट के जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो हम ट्रांसफर कर रहे थे. अब हम क्या कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, अपनी एसेट्स बेच रहे हैं और लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं. अभी हम ये सेकंड स्टेज कर रहे हैं जहां पर फोर्थ नंबर एंट्री में एसेट सेल हुई, फिफ्थ नंबर एंट्री में बिल्डिंग संजीव ने ली और सिक्स नंबर एंट्री में जो फर्नीचर है वो राजीव ने लिया था. अब और भी आगे सम देखते हैं. द रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹600. तो जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसके लिए फर्म को 600 पे करना पड़ा. अब देखिए उसकी एंट्री 600 की, 600 से पहले देखो 20,000 की एंट्री दी है. ये कौन सी है एंट्री, हमको तो सम में कुछ नहीं दिया है. हाँ, लेकिन ये अंडरस्टूड होगा या हम ऐसे कह सकते हैं, आपको याद रखना होगा कि लायबिलिटीज के बारे में सम में बताए या ना बताएं, लेकिन आपको आउटसाइड लायबिलिटी पे करनी होगी. ये हमें अंडरस्टूड है भले सम में, और यही मिस्टेक बच्चे करते हैं. और पर्पसली एग्जाम में सम भी ऐसा होता है कि लायबिलिटी के बारे में बताता ही नहीं है. कभी कभी सम में आपको 2 लायबिलिटी होती है, कभी 3 होती है. कभी एक लायबिलिटी के लिए बारे में बोलेगा कि पे हुई या तो पार्टनर लेकर गया. कभी कभी सम में बताएगा ही नहीं कि ये लायबिलिटी पे हुई या पार्टनर लेकर गया. तो उस समय हमें इस बात का ध्यान देना होगा, अगर किसी भी लायबिलिटी के बारे में, कौन सी लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, अगर उसके बारे में नहीं बता रहा है कुछ भी, तो उसको अंडरस्टूड है उस लायबिलिटी को फर्म ने पे किया होगा. सीधी बात है कि अगर पैसे आएंगे तो जो आउटसाइड लायबिलिटी है वो पैसे आने से पहले ही चक्कर मारना चालू करेंगे. उन्हें पता है ये फर्म बंद हो रही है तो रोज आके खड़े हो जाते हैं, भाई हमें पैसे कब दोगे कब दोगे. और पार्टनर्स क्या बोलते हैं, हमने जो एसेट्स है वो सेल करने को रखी है, जैसे पैसे आएंगे हम आपको देंगे. तो नेचुरली अगर अभी बिजनेस को पैसे मिले हैं तो जो आउटसाइड लायबिलिटी आते ही क्या करेंगे, फटाफट अपना पैसा ले लेंगे. अगर कुछ नहीं बोल रहा है सम में तो अंडरस्टूड है कि फर्म ने वो लायबिलिटी पे की है, और वो भी किस पे, बुक वैल्यू पे, अगर अमाउंट मेंशन नहीं है तो. अब देखते हैं लायबिलिटी क्या क्या थी. क्रेडिटर्स थे और बिल्स पेबल थे. क्रेडिटर्स थे 12,800, बिल्स पेबल थे 7,200. अगर हम इनको प्लस करेंगे 12,800 प्लस 7,200 टोटल होते हैं 20,000. तो यानी अभी देखो ये वही 20,000 की एंट्री आ रही है कि फर्म क्या कर रही है, अपनी लायबिलिटीज को पे कर रही है. तो एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, अमाउंट इज 20,000. नरेशन बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज पेड. उसके बाद ये हमारी 8 नंबर एंट्री हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000. उसके बाद हम करते हैं एंट्री नंबर 8. इस एंट्री में क्या हम करेंगे, जो फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रही है. तो एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड. तो यहां तक हमारा जो सम था ये था सेकेंड स्टेज, रियलाइजेशन स्टेज. अब उसके बाद जो एंट्रीज होगी वो किसकी होगी, थर्ड स्टेज की, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज. यानी वहां पर क्या करना होगा, हमें अकाउंट क्लोज करने होंगे
सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? फर्स्ट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। जब क्लोज होगा बैलेंस या तो डेबिट साइड आएगा या तो क्रेडिट साइड आएगा। तो अब वो दो एंट्री करेंगे कैसे? उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? रफ लेजर ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हमने लेजर नहीं ड्रॉ किए हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस आया। उसके लिए हमें लेजर करना होगा। और भले अगर आपको सम में, अगर देखो एग्जाम में अभी आपको जर्नल पूछेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट कैसे? दो एंट्री करने के लिए हमें फिर लेजर अकाउंट ड्रॉ करने पड़ते हैं, वहीं से हमें ये बैलेंस मिलते हैं। देखो ये नेक्स्ट एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन वाली। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? प्रॉफिट आया कि लॉस आया? सबसे पहले अगर हम क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट तो वहां से या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। तो ये जो एंट्री है 9 नंबर और 10 नंबर, ये दोनों एंट्री हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। हमारा देखो सम तो पूरा हो गया है, लेकिन ये दो एंट्री पीछे की रह गई है। उसके लिए हमें ऐसा ही करना होगा कि हमें लेजर ड्रॉ करना होगा। और जर्नली एग्जाम में मैंने बताया दोनों में से एक पूछता है, दोनों के दोनों एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। या तो बोलेगा जर्नल एंट्री पास करो या तो बोलेगा आप लेजर अकाउंट बनाओ। अब सम में ये फर्स्ट सम प्रैक्टिसिंग सम है, इसलिए क्या हुआ, उन्होंने दोनों बोला है बनाने को, जर्नल एंट्रीज भी और लेजर भी। लेकिन अब ये दोनों एंट्री करने के लिए हमें लेजर करना ही होगा। Without that we cannot pass these two entries, entry number 9 and entry number 10। तो अभी कैसे करें? हमें रफ लेजर बनाना होगा। रफ लेजर बनाएंगे और उसके बाद ये दोनों एंट्रीज करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, जब जर्नल एंट्रीज आती हैं तो they do the sum, they pass the entry up to entry number 8। 9 और 10 ये दोनों एंट्री के ऊपर आपकी होती है 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स के लिए फिलहाल लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं, उनमें से फिर आपको बैलेंस निकालना है, बैलेंस को डिवाइड करना है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसे क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, दोनों एंट्रीज बाद में पास करते हैं। सिर्फ पहले क्या करते हैं, एंट्री नंबर 1 से लेकर एंट्री नंबर 8 वो कर लेते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है, एटलीस्ट 7 मार्क्स तो सिक्योर हो गई। और 7 मार्क्स जो सिक्योर हो गई है वो इजिली मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हमने अभी तक जो 8 नंबर एंट्री तक किया वो हमारे सम में दिया हुआ था। हम सिर्फ ट्रांजैक्शन रीड कर रहे थे और एंट्री पास कर रहे थे। एक्चुअली जर्नल हो, लेजर हो या सम हो, कैसे होता है, हर एक सेंटेंस में क्या होता है, एक एक एंट्री बनती है। तो अभी वो दोनों एंट्री करने के लिए एंट्री नंबर 9 और 10, इसके लिए हमें लेजर ड्रॉ करना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, लेजर्स भी करेंगे। लेजर करने के बाद मैं आपको ये बाद में 9 और 10 नंबर एंट्री करवाता हूं, देखो किस तरीके से वो एंट्री आती है। तो अभी देखते हैं इसकी जो लेजर्स हैं वो कैसे बन रहे हैं। देखो पहला जो लेजर बनेगा वो बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ऊपर हमने लिखा है इन द बुक्स ऑफ राजीव एंड संजीव रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। कॉलम्स आर पर्टिकुलर्स राजीव संजीव, पर्टिकुलर्स राजीव एंड संजीव। ये आपने कहां पर किया था 11 में, फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट में हमारा एक्चुअली ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं था, वहां सोल ट्रेडिंग था, हमने वहां पर भी नहीं किया था। लेकिन अभी 12th में आप जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कौन से हैं, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म की वजह से ये जो पार्टनर्स कैपिटल है, लगभग सभी में आपको ऐसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा जहां पर जितने पार्टनर्स होंगे उतने नाम लिखने होंगे। अभी आपका 12th का जो फाइनल अकाउंट है वो भी कौन सा है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। डिसोल्यूशन वो भी पार्टनरशिप है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, हर जगह पर आपको ऐसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा।
आपने 11 में जो किया था वो था सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अकाउंट्स, इसलिए आपको वहां पर इस पार्टनर्स कैपिटल की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन जो 12th में हमारा बुक कीपिंग है उसमें क्या है, सभी जो टॉपिक्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, पार्टनरशिप पे। इसलिए क्या होगा, हर एक टॉपिक में जनरली आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना होगा। अगर 2 पार्टनर होंगे तो 2 पार्टनर का नाम आएगा, किसी किसी सब में 3 पार्टनर्स होंगे तो 3 पार्टनर का नाम आएगा। इसमें 2 पार्टनर हैं इसलिए पार्टनर्स में कैसे लिखा है ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स राजीव संजीव, पर्टिकुलर्स राजीव एंड संजीव। उसके नीचे क्या बनेगा, कैश अकाउंट, क्योंकि हमको सब में बोला हुआ नहीं है। सब में क्या बोला था, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला था, कैश अकाउंट नहीं बोला था। लेकिन हमें कैश अकाउंट भी वर्किंग नोट में ड्रॉ करना होगा, क्योंकि जब कैश अकाउंट टैली होगा तो उससे ही पता चलेगा हमारा सम रॉन्ग है कि राइट है। तो अगर आप पार्टनर्स कैपिटल तक करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा सम राइट है कि रॉन्ग है। इसे में क्या करना होगा कि कैश अकाउंट भी फाइनली ड्रॉ करना होगा। देखो लास्ट में क्या होता है, कैश अकाउंट 42,980 डेबिट साइड, 42,980 क्रेडिट साइड, ये जाके टैली होगा। तो वो जो 2 एंट्री है, एंट्री नंबर 9 और 10 वो रह गई है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया कब होगा, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट तीनों ड्रॉ करेंगे। पहले हम क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, वहां से एक एंट्री मिलेगी, मैं बैक जा रहा हूँ। ये पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें से हमको देखो ये वाली एंट्री मिलने वाली है, ये वाली 3110 3110। ये कैसे आई हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। उसके बाद ये एक एंट्री और दूसरी ये एंट्री, ये वाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश वाला, ये वाला अमाउंट। इन दोनों एंट्री को करने के लिए, ये हमको अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लेजर्स बनाने होंगे। देखिए ये दोनों वो एंट्री में बैक जा रहा हूँ, ये वाली एंट्री 9 नंबर और 10 नंबर। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये 3110, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये दोनों एंट्री निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लेजर्स ड्रॉ करना होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो तभी तक के लिए हम इतना ही करते हैं। मैं ये मैं जब अपलोड करूंगा तो आपके पास तो पूरा समी आ जाएगा, तो तब तक आप यहाँ तक ही करके रखो। और आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं लेजर कराऊंगा, ये दोनों एंट्री आपको मैं वहां पर पास करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो बेटा, ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।